न्यूयॉर्क सिटी का हेराल्ड स्क्वायर होटल। 5वें फ्लोर के कॉरिडोर पर एक मेड साफ लिनन वाले कार्ट लेकर जा रही थी और हर रूम में बिस्तर लगा रही थी। उसने रूम नंबर 550, 551 और 553 को साफ कर दिया, लेकिन रूम नंबर 552 को छोड़ दिया क्योंकि वह जानती थी कि इस रूम में रहने वाले दरवाजा नहीं खोलेंगे। एक अजीब महिला 20 साल से ज्यादा समय से वहां रह रही है। होटल का रिकॉर्ड कहता है कि रूम नंबर 552 में 3 महिलाओं ने चेक इन किया था। इडा वुड के साथ उनकी बहन और बेटी। किसी ने उन्हें तब से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने हमेशा टाइम पर बिलों का भुगतान किया। वे दूध, कॉफी, बेकन, अंडे और दूसरा खाना लगभग हर दिन मंगवाती। मैसेंजर उनके लिए सामान लेकर जाता और उसे इसके बदले टिप के रूप में एक डाइम मिलता। रूम नंबर 552 में रहने वालों ने कभी भी उसे साफ करने की इजाजत नहीं दी। अपने काम के दौरान केवल 2 बार मेड इडा को यह समझाने में कामयाब हो पाई कि वह गंदी चादरों को साफ चादरों से बदलने दे। तब भी उस अजीब महिला ने थोड़े से खुले दरवाजे से लॉन्ड्री को खिसका दिया, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाया। और फिर एक दिन सब चीजें बदल गईं। 1931 के स्प्रिंग में शाम 4 बजे दरवाजा खुला। 93 साल की इडा वुड ने कमरे से बाहर झांका और मेड को कहा कि वह डॉक्टर को बुला दे। बदकिस्मती से इडा की बहन बुरी तरह से बीमार पड़ गई थी। लोग फौरन रूम नंबर 552 के बाहर जमा हो गए। डॉक्टर्स, होटल मैनेजर्स, लॉयर्स, क्लीनर्स। अंदर की जो तस्वीर उन्होंने देखी वह कई न्यूयॉर्क वासियों के दिमाग में लंबे समय तक अटकी रही। इडा वुड की न्यूज लगभग पूरे यूएस में फैल गई। महीनों तक, यहां तक कि सालों तक लोग इस रहस्यमयी महिला के बारे में बातें करते रहे, लेकिन यह समझने के लिए कि वहां क्या हुआ था, आइए पहले जानते हैं कि इडा वुड थी कौन। इडा 1857 में 19 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आई थी। उसका उपनाम मेफील्ड था। उसके पिता साउथ के एक अमीर शुगर प्लांटेशन के मालिक थे। उसी वक्त उसने अपनी लाइफ चेंज करने और नॉर्थ की तरफ आने का फैसला किया। यहां न्यूयॉर्क में वह जल्दी ही एक पॉपुलर लड़की बन गई। सुंदर, युवा और काफी स्मार्ट इडा ने पता लगा लिया कि किसे दोस्त बनाना है और किससे दूर रहना है। उसे न्यूयॉर्क की सोशल लाइफ, न्यूज और गॉसिप की सारी जानकारी थी। किसी भी पार्टी में उसका स्वागत किया जाता था। कई आदमी उसकी सुंदरता और समझदारी पर फिदा थे, लेकिन कोई भी उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बना सका क्योंकि कोई भी उसके पैमाने पर खरा नहीं उतरा। एक बार इडा ने शहर के एक प्रभावशाली इंसान बेंजामिन वुड को एक पत्र लिखा। वह जाने माने व्यापारी थे जिनके पास एक शिपिंग कंपनी और एक पॉपुलर न्यूज़पेपर था। बेंजामिन का भाई न्यूयॉर्क का एक्स मेयर था। इडा का पत्र काफी रोमांटिक और काफी मजाकिया था। इडा ने बेन से मीटिंग की गुजारिश की और वह तैयार हो गए। जब उन्होंने उसे अपने सामने देखा तो वह उससे तुरंत प्रेम कर बैठे। उस वक्त से इडा की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब वह लग्जरी में रहती और उसके लिए हर दरवाजा खुल गया। उसकी पोजीशन के चलते उसने प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ डांस किया, इब्राहिम लिंकन और दूसरे कई सेलिब्रिटीज से मुलाकात की। फिर 1867 में वह बेन की पत्नी बन गई। इतना बड़ा खजाना मिलने पर भी इडा का व्यवहार नहीं बदला। वह अच्छी वाइफ थी और अपने पति से प्यार करती थी। उनकी बेटी का नाम एमा था। लाइफ एकदम परफेक्ट थी, बस एक चीज को छोड़कर। बेन को जुए का शौक था। किसी दिन वह काफी बड़ी रकम जीत जाते तो किसी दिन बड़ी रकम हार जाते। उनके उलट इडा पैसे बचाती थी और उसे इसकी वैल्यू पता थी क्योंकि वह इसे खोने से डरती थी। उसने अपने हस्बैंड के साथ एक डील की, जब वह हारेंगे तो वह हारी हुई रकम के बराबर पैसा इडा को देंगे और जब वह जीतेंगे तो वह जीत की आधी रकम अपनी वाइफ को देंगे। बेंजामिन इन शर्तों पर राजी हो गए।
इडा को उम्मीद थी कि वह अपने पति की जुए की आदत छुड़ाने में मदद कर पाएंगी, लेकिन उनकी आदत जारी रही। वहीं एक तरफ इडा इसको लेकर चिंतित थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वेल्थ काफी तेजी से बढ़ने लगी। सन 1900 में बेन गुजर गए। जर्नलिस्ट ने पाया कि मिस्टर वुड के पास कोई रियल एस्टेट नहीं था और न ही कोई कीमती प्रॉपर्टी थी। उनके अकाउंट में भी बहुत पैसा नहीं बचा था। हर कोई समझने लगा कि उनकी विशाल संपत्ति अब इडा के हाथों में है। इडा वुड न्यूयॉर्क में सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई। उसके पास न केवल प्रॉपर्टी और पैसा था, बल्कि न्यूज़पेपर भी था। अगले कुछ महीनों तक वह इस बिजनेस को चलाती रही। कई सोशल इवेंट्स में भाग लिया, काफी ट्रैवलिंग की और चैरिटी में भी काफी पैसा दिया। लेकिन तब 1901 में कुछ हो गया। ऐसा लगा जैसे पैसे ने उसे पागल कर दिया है। उसे लगा कि वह काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है और यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा या कोई न कोई उससे यह छीन लेगा। उसने $2.5 लाख से ज्यादा की रकम में न्यूज़पेपर के साथ इतने सालों में हासिल की कीमती चीजों को बेच दिया, जिसमें आउटफिट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फर्नीचर और मकान शामिल थे। उसने सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। उस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ाने लगी थी। लोग आने वाले संकट को लेकर नर्वस थे। इडा पर भी इस मूड का असर होने लगा और इसने उसकी इमोशनल हालत को और खराब कर दिया। 1907 में इडा अपने बैंक गई और अपने खाते से $10 लाख निकलवा लिए। उसे बैंक पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने पैसा अपने पास रखने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी एमा और बहन मिस मैरी मेफील्ड के साथ हेराल्ड स्क्वायर होटल में एक रूम रेंट पर ले लिया। वो अपना सारा सामान और पैसों से भरे सूटकेस यहाँ ले आए। उन्होंने बाहरी दुनिया से किसी को भी उनसे कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं दी। मेड्स को अपने रूम में आने से मना कर दिया और खाना दरवाजे पर ही छोड़ने के लिए कह दिया। इस तरह वह अगले कई दशकों तक रही। फिर 70 वर्ष से अधिक की उम्र में इडा की बेटी बहुत बीमार हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इडा अपनी बहन के साथ रहने लगी और 1931 की स्प्रिंग में मिस मैरी मेफील्ड भी बीमार पड़ गई। इडा ने होटल छोड़ने और अपना अकेलापन खत्म करने का फैसला किया। उनका कमरा काफी गंदा और उथल पुथल भरा था। फ्लोर पर खाने के टुकड़े और कचरा बिखरा पड़ा था। दोनों बूढ़ी महिलाएं दिमागी तौर पर अनस्टेबल लग रही थीं। वो काफी कमजोर थीं और पुराने मैले कपड़े पहने हुए थीं। पीले अखबारों के ढेर, आधे खाए हुए क्रैकर्स के डिब्बे, धागों और रस्सियों की बॉल्स, पुराने रैपिंग पेपर की शीट्स और लाखों डॉलर से भरे कई बड़े सूटकेस कमरे में रखे हुए थे। उन्हें वहां मिली कई चीजों में ऐसे सिक्योरिटीज और कीमती शेयर्स मिले जिन्हें दशकों से कैश नहीं कराया गया था और उस वक्त तक उनकी टोटल वैल्यू $1,75,000 हो गई थी। इडा की बहन गुजर गई और डॉक्टर उनको रूम से बाहर लेकर आए। इडा ने उनकी हेल्प की, लेकिन वह दरवाजा खुला रखने से डर रही थी और उसके पास इसकी वजह भी थी। इडा के पास पैसों से भरे 54 सूटकेस थे। उनमें से कुछ सबर्ब्स में वेयरहाउस में स्टोर किए गए थे। उनमें यूरोप से खरीदे फैब्रिक और ड्रेसेस, महंगे नेकलेस, ब्रेसलेट, घड़ियां और कट जेम्स थे। उन्हें एक पुराने क्रैकर बॉक्स में $40,000 का नेकलेस मिला। एक शू बॉक्स में $2.5 लाख की एक और रकम मिली। इडा की देखभाल करने वाली एक नर्स को उनकी एक ड्रेस की छुपी पॉकेट में $5 लाख कैश मिला। हर कोई समझ गया कि इडा अपने दम पर अब जिंदा नहीं रह सकती। वह बीमार और कमजोर थी, इसलिए उन्हें दूसरे फ्लोर पर एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वकीलों और नजदीकी रिश्तेदारों ने इडा को अपाहिज मान लिया और उसकी संपत्ति को काउंट करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान अमीर बूढ़ी महिला की खबर पूरे न्यूयॉर्क में फैल गई। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद को इडा का रिश्तेदार कहा। हर एक ने बेतहाशा संपत्ति पर अपना दावा किया। इडा की सेहत बिगड़ रही थी। जब वे उसके लिए पानी और खाना लेकर आए तो उसने पूछा कि इसकी कीमत क्या है। अगर कोई चीज $1 से ज्यादा महंगी होती तो इडा उसे लेने से मना कर देती। उसे यकीन हो गया कि उसे बंधक बनाकर रखा गया है, इसलिए वह कई बार खिड़की से बाहर देखती और मदद के लिए चिल्लाती। वह अपने आसपास मौजूद हर एक इंसान को
अपना दुश्मन मानती, बस नर्सेस को छोड़कर जिन पर वह भरोसा करती थी। उन्होंने उनसे अपने जीवन की घटनाओं और सीक्रेट्स को शेयर किया। 12 मार्च 1932 को इडा की मौत हो गई। जल्दी ही एक बड़े स्तर के कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टी और पैसे के बंटवारे का केस शुरू किया। मीटिंग में 1000 से ज्यादा आवेदक आए। उनमें से कई लुइसियाना से थे। उन्होंने कहा कि वे इडा के रिश्तेदार थे और उनके पिता को जानते थे। इस बीच इडा की पहचान के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी रही। उन्होंने पाया कि इडा कभी साउथ में रही ही नहीं। उसके पिता शुगर प्लांटेशन के मालिक भी नहीं थे और उनका असली नाम एलन वॉल्श था। वह डबलिन के कच्चे एरिया में पली बढ़ी थी। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी कि उनकी बेटी एमा उसकी संतान नहीं थी, वह उसकी बहन थी। कोई नहीं जानता कि उन्होंने इस तरह का नाटक क्यों किया। यह संभव है कि इडा के हस्बैंड इस बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ के सीक्रेट को जाहिर नहीं किया। इडा का बड़ा सीक्रेट बाहर आ गया, लेकिन उनके बारे में कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। कैसे डबलिन की एक गरीब लड़की इतनी आसानी से न्यूयॉर्क के आजाद ख्याल के लोगों के सर्कल में पहुंच पाई? क्यों उसकी बहन उसकी बेटी होने का नाटक कर रही थी? और उसके इस पागलपन की असली वजह क्या थी?